हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने चैनल सारा कोचिंग क्लासेस में पूर्ण स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित, जिसमें हमने इससे पहले पढ़ा है प्रश्नावली 1.1 का संपूर्ण हल। आइए अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का। पढ़ने के पहले हम उसकी कोई उदाहरण को उसका सॉल्यूशन करते हैं। उदाहरण हमारे पास दिया गया है, देखिए। तो उदाहरण में बोला गया है, उदाहरण नंबर 5 है हमारे पास। कहा गया है संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो। तो क्वेश्चन बोला गया हमारे पास में ऐसा कि n एक प्राकृत संख्या है। वो संख्या हमारे पास में दिया है 4 की घात n, मतलब n क्या होता है, प्राकृत संख्या है। 1 2 3 4 5 हो सकता है, ठीक है। तो हम इसके n 4 की घात 1 रख सकते हैं, 4 की घात 2, 4 की घात 3, 4 की घात 4, और उनका मान निकालकर हम पता कर सकते हैं कि क्या 4 की घात n के लिए संख्या 0 पर समाप्त होती है। तो आइए थोड़ा सा बेसिक को जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 0 पर समाप्त कब क्यों होती है और कैसे होती है संख्या, ठीक है। तो हम कोई संख्या 0 वाली ले लेते हैं कंडीशन के लिए जो 0 पर समाप्त हो। जैसे हमने मान के चलो यहाँ पर लिया 10। अब 10 क्या होता है कि 0 पर समाप्त होता है, ठीक है। तो हम इसको ले सकते हैं। तो इसके लिए हम कंडीशन देखते हैं, और 0 पर समाप्त होने के लिए हम इसमें क्या यूज करते हैं, अभाज्य गुणनखंड को यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 10 का अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने की एक ही तरीका होता है, इस विधि से, ठीक है। अब संख्या कैसी है, पीछे सम है। जब भी संख्या सम होती है तो हम किससे डिवाइड करते हैं, उसको 2 से, ठीक है। अब 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स। अब 5 जाएगा 5 के बाद 1 टाइम्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें देखने को मिला इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 × 5 होगा, ठीक है। 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 × 5 होगा। अब इस प्रकार से हम वो एग्जांपल ले लेते हैं, 240 ले लेते हैं, ठीक है। अभी भी क्या अपने पास में पीछे 0 पर समाप्त हो रहा है। अब संख्या कैसी है, सम संख्या है, और जब संख्या सम होती है हम उसे 2 से भाग देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 0 का 0। ये भी सब संख्या है, 2 से डिवाइड होगा। 2 6 12, 0, 2 से डिवाइड होगा। 3 0, 2 से डिवाइड होगा। 1 1 बचा, 10 10 में 5, 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स, और 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स। तो हमने इसमें देखा तो इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आया, 2 2 2 2 3 और 5 मल्टीपल करने पर, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं 40 करके। 40 लिया हमने। अब जैसे हमने इसको लिखा तो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड होगा 10 बार, 2 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स, 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स। तो हमने विभिन्न एग्जांपल में देखा कि जब भी संख्या 0 पर समाप्त होती है, जब कोई भी संख्या है 0 पर समाप्त होती है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से हमें प्राप्त होगा ही होगा। तो देखिए 10 के लिए देखा हमने तो हमें 2 5 मिला, ठीक है। 240 के लिए देखा हमें यहाँ 2 मिला 5 मिला, ठीक है। और 40 में भी हमने देखा तो 2 मिला और 5 मिला। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 और 5 हमें प्राप्त होता है तो वह संख्या हमेशा 0 पर समाप्त होती है। तो ये कंडीशन होती है। तो ठीक है, अब हम इसके लिए कोई एग्जांपल करके देखते हैं। तो उसने क्या बोला है कि 4 की घात n पर विचार कीजिए, मतलब हमें विचार करना है, हमें देखना है, इसके बारे में सोचना है। अब उसने क्या बोला कि n क्या है, प्राकृत संख्या है। n क्या है, प्राकृत संख्या है। तो आइए हम उसका हल करते। सबसे पहले हल, जहां n = 1 2 3 4 5 डेटेस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं प्राकृत संख्या है 1 से स्टार्ट होती है। अब हम इसको थोड़ा सा चेक करेंगे। कंडीशन क्या होती है, 4 की घात n पर 0 को समाप्त कब होगा, जब उसके गुणनखंड में 2 या 5 अनिवार्य रूप से आना चाहिए। तो हमें इसी को चेक करना है। यदि 4 के गुणनखंड में 2 या 5 आता है तो हम क्या बोलेंगे उसको कि यह n पर समाप्त, मतलब कि 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। यदि उसमें 2 या 5 अनिवार्य रूप से नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे कि समाप्त नहीं होता। तो आइए हम लिखते हैं इसको।
4 4 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स, टूट जाएगा 1 टाइम्स। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि हमें 4 का जो मिला है, पहले लिख थोड़ा सा इसको, है ना, जैसे हमने लिखा इसको 4 की घात n। अब 4 की घात n को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, 4 की घात 1 इज इक्वल टू मिलेगा 4, 4 की घात 2 इज इक्वल टू मिलेगा 16। ठीक है, 4 की घात 3 इज इक्वल टू मिलेगा 64। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 4 के ऐसे कोई भी मान नहीं है जिसमें हमें 0 प्राप्त हो। ठीक है, तो फिर भी हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं। मान लो हमने 4 का गुणनखंड निकाला, कि संख्या अपने पास क्या दिया है, 4 दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर निकाल के देखेंगे उसको। तो हमने इसको लिखा कि 4 का गुणनखंड हमने करके देखेंगे यहाँ पर साइड में, आपको मिलेगा 4, 2 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स, 2 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स। तो हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला कि 4 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, 4 की घात हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 उस पूरे की घात n। ठीक है, अब क्या होगा कि 4 में हमें क्या प्राप्त होगा, गुणनखंड में 2 प्राप्त होगा। ठीक है, हमने गुणनखंड निकाला तो हमें क्या प्राप्त होगा, वहां पर 2 प्राप्त हुआ है, ओनली 2। इस कंडीशन में हमें यहाँ पर 5 प्राप्त नहीं हुआ है। जब हमें 5 प्राप्त नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे कि 4 की घात n जो है वह 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंडीशन हमने अभी देखा, हमें कम से कम 2 और 5 उसका गुणनखंड आना चाहिए, तभी संख्या 0 पर समाप्त होती है। तो हमने क्या देखा कि 4 का जो संख्या है वह उसका गुणनखंड जो है ओनली 2 आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए, 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि हम यहाँ पर लिखेंगे संख्या, हम यहाँ पर लिखेंगे 4 की घात n के, 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है। ठीक है, क्या है अपने पास, केवल 2 है, 2 है। अतः 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। ठीक है, 5 नहीं है, अतः मतलब उपस्थित नहीं है। ठीक है ना, 5 लिखने का उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। अतः यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। थोड़ा सा देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा हमने क्या देखा कि यह संख्या का बोला 4 के लिए बोला था, तो हमने इसको 4 को गुणनखंड निकाला तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 × 2 प्राप्त हुआ। तो कंडीशन क्या होती है कि गुणनखंड में हमें 2 भी आना चाहिए और कम से कम एक 5 भी आना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ओनली हमें कितना देखा, 2 देखा, मतलब ओनली क्या उपस्थित है, उसमें 2 उपस्थित है। हम लिखेंगे यहाँ पर 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है। अतः यह संख्याएं कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। हमें केवल इतनी सी कंडीशन इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, आइए अब हम पढ़ते हैं उदाहरण नंबर 6। देखिए उदाहरण 6 बोला गया है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है, 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एचसीएफ होता क्या है और एलसीएम होता क्या है। तो एचसीएफ की जो परिभाषा होती है, एचसीएफ की जो परिभाषा होती है वो होती है संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ के अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल एचसीएफ कहलाता है। मतलब क्या होगा कि संख्या के उभयनिष्ठ मतलब कि कॉमन नंबर जो हमें प्राप्त होगा उनकी सबसे छोटी घातों की गुणनफल क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। उसी प्रकार से एलसीएम जो होता है संख्याओं के प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के
घातों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। तो दो चीज हमने देखा, एलसीएम क्या कहलाएगा? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ संख्याओं का सबसे छोटी घातों का गुणनफल एलसीएम कहलाएगा। और इसमें क्या होगा कि प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। आइए अब हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 और 20। ठीक है, तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हल में हम लिखेंगे दिया है संख्या, दिया है संख्या है। तो संख्या अपने पास दिया है 6 और 20। अब हम क्या करेंगे? 6 का अलग से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 20 का अलग से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम निकालते हैं यहाँ पर 6 के लिए या अभाज्य गुणनखंड की विधि तरीका होता है। ठीक है, तो और इसका 20 के लिए भी निकालेंगे। तो देखो सम संख्या है, जब भी संख्या सम होती है तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, 3 टाइम्स जाएगा। अब विषम संख्या हो गई 3 से जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम इसका भी निकालेंगे। तो 20 सम है तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 0 का 0। सम है तो 5 से जाएगा, सॉरी 2 से जाएगा 5 टाइम्स, वो 5 से जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 6 के लिए जो हमें प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 2 into 3। मतलब 6 का अभाज्य गुणनखंड हमें क्या मिला? 2 into 3 प्राप्त हुआ है। ठीक है, और 20 का जो हमें प्राप्त हुआ है, 20 का हमें प्राप्त हुआ है 2 into 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमें निकालना है एलसीएम निकालना दोनों संख्या का और एलसीएम निकालना दोनों संख्या का। हम यहाँ पर लिखेंगे एच, सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इसका निकालना है अपने को दोनों संख्या का 6, 20 का। तो हम क्या करेंगे? हमने अभी देखा कि आपको इन दोनों संख्या में जो कॉमन नंबर मिलेगा, तो सबसे पहले हम कॉमन को देखते हैं। अब यहाँ पर भी क्या है? 2 है और यहाँ पर भी क्या है? 2 है। तो रूट क्या हो गए? इन दोनों में हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कॉमन को ही देखना अपने को। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। और क्या बोला है? सबसे छोटी घातों का गुणनफल, मतलब जो कॉमन संख्या होगी उनकी हमें सबसे छोटी घात लेना है। तो यहाँ पर क्या है? 2 की घात 1 है, मतलब 1 टाइम्स है। और यहाँ पर क्या है? 2 जो है 2 बार आया, मतलब 2 की घात 2 रूप है। तो यहाँ पर क्या 2 की घात 1 बार है और यहाँ पर क्या 2 की घात 2 बार है। तो सबसे छोटी घात वाला कौन सा है? ये वाला है। तो हमें इसको लेना है। ठीक है, किसमें? एलसीएम में। तो हम इसको लेते हैं। 2 की घात 1 मिलेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें उसका एलसीएम जो प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त होगा 2। ठीक है, अब हम निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम किस निकालेंगे? एलसीएम किसका निकालना है? 6 और 20 का। तो उसी प्रकार से हम इसका भी निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होता है कि हमें प्रत्येक संख्या लेना है। हमें क्या लेना है? प्रत्येक संख्या लेना है अभाज्य गुणनखंड के, है ना? ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा? और जो सबसे बड़ी घात रहेंगे हमें उनका गुणनफल करना है। जैसे कि यहाँ पर क्या है? 2 है, यहाँ पर भी क्या है? 2 है। तो बड़ी घात वाला कौन सा मिलेगा हमें? ये वाला मिलेगा। हम यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 2। ठीक है, 2 बार था इसलिए हमने इसको 2 टाइम्स लिखा। फिर क्या होगा? सभी संख्या लेना है हमें। 3 यहाँ पर है तो 3 into 5 यहाँ पर है तो 5। ठीक है, यदि यहाँ पर 3 2 टाइम्स से भी होता, मान के चलो यहाँ पर होता 3 2 टाइम्स इस प्रकार से। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 2 टाइम्स है, तो हम क्या लेते हैं? 2 टाइम्स वाले को लेते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं है तो हम नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से हुआ। हम क्या करेंगे? इसका मल्टीपल कर देंगे। 2 की घात का मतलब 4 into 3 बचे 15, हाँ 15 जो के 60। मतलब हमें क्या प्राप्त होगा? एलसीएम मिला हमें 6 और 20 का 60। कितना प्राप्त हुआ? 6 और 20 का एलसीएम कितना मिला हमें? 60 मिला। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः एचसीएफ 60 कितना है? 6, 20 का हमें प्राप्त हुआ है 2 और एलसीएम हमें प्राप्त हुआ है 6 और 20 का 60। ये अपना आंसर। तो बहुत इजी है। अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका एक ही होता है किसी संख्या का, उसे हम इस प्रकार से निकालते हैं और इस प्रकार से हम वहां पर शो करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और इस प्रकार से निकालना है। तो
एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं हम देखते हैं उसमें कॉमन नंबर को, और कॉमन नंबर में जो सबसे छोटी घात रहेंगी उन्हें हम लिखते हैं गुणनफल के रूप में, ठीक है। और एलसीएम में क्या होता है कि हम सभी संख्याओं को लेते हैं और जो सबसे कॉमन नंबर जो होता है उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है उनको हम लिखते हैं और सभी संख्याओं का उसमें गुणनफल करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप कमेंट में बताइए ताकि हम उस कमेंट को देखकर थोड़ा सा मोटिवेट हो सके। तो यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, और यदि पढ़ाना अच्छा लगा तो भी आप कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसको जरूर शेयर